गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से क्रैश कोर्स लेसन 2 को लेकर आए हैं। लेसन 2 का नाम है आपका बिलियन यानी सॉल्यूशन। इसके पहले लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और फिर इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले बिलियन की ओर देखें तो बिलियन दो पदार्थ विलायक और विलेय के मिलने से बना होता है। विलायक उसे कहते हैं जिसकी मात्रा बिलियन में अधिक रहती है। विलेय उसे कहते हैं जिसकी मात्रा बिलियन में कम रहती है। जैसे यदि हम शरबत तैयार करते हैं तो शरबत में जल की मात्रा अधिक एवं चीनी की मात्रा कम रहती है। तो हमारा शरबत एक प्रकार का विलयन है जिसमें जल विलायक है और चीनी विलेय है। इसका पहला सवाल है आपको कि मोलरता एवं मोलरता में अंतर स्पष्ट करें। तो मोलरता और मोलरता क्या है? तो यह विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि है। विलयन की सांद्रता मतलब हम जो विलयन बनाए हैं उसमें विलेय का क्या अंश है। जैसे यदि हम शरबत बनाए हैं तो शरबत की क्या मिठास है, यह शरबत की सांद्रता होगी। हम 1 लीटर शरबत तैयार करने में जल में कितना चीनी डाले हैं, कितना नमक डाले हैं, कितना मीठा हुआ शरबत, उसी को हम बोलेंगे सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि है मोलरता और मोलरता। पदार्थ की अवस्था के अनुसार अलग अलग पदार्थ से उसको मापा जाता है। जैसे द्रव पदार्थ को लीटर में, तो ठोस पदार्थ को केजी या ग्राम में मापा जाता है। तो अगर किसी की सांद्रता लीटर में ज्ञात की जाती है तो वह मोलरता है, और किसी की सांद्रता ग्राम या किलोग्राम में ज्ञात की जाती है तो वह मोलरता है। मतलब मोलरता को मोल प्रति लीटर में एवं मोलरता को मोल प्रति केजी में ज्ञात किया जाता है। देखेंगे कि प्रति 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है एवं प्रति 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। दोनों में अंतर है कि यह किलोग्राम में है, यह लीटर में है, यह बिलियन में है, यह विलायक में है। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर है, मतलब प्रति लीटर कितना मोल है, जबकि इसकी इकाई मोल प्रति किलोग्राम है, मतलब प्रति किलो कितना मोल है। उसके बाद के और अंतर हैं कि इसे बड़ा एम से सूचित किया गया है तो इसे छोटा एम से सूचित किया गया है। जो मोलरता है यह तापक्रम पर निर्भर करती है, मतलब तापक्रम से प्रभावित होती है, और मोलरता तापक्रम पर निर्भर नहीं करती। इससे ऑब्जेक्टिव भी बिंदु बनते हैं कि कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र है, मोलरता होता है। यह ताप पर निर्भर करती है एवं ताप के व्युत्क्रम होती है। व्युत्क्रम करने का मतलब है यह ताप का उल्टा होता है, मतलब तापक्रम बढ़ाने से मोलरता घटता है और तापक्रम घटाने से मोलरता बढ़ जाता है। उसके बाद एक और अंतर है कि इसे आयतन में व्यक्त करते हैं और इसे द्रव्यमान में व्यक्त करते हैं। दूसरा सवाल है कि मोल अंश क्या है, या मोल प्रभाज या मोल भिन्नतांक, इसके कई नाम हैं। तो मोल अंश ज्ञात करने के लिए मोल अंश को विलायक या विलेय किसी के द्वारा भी निकाला जा सकता है। तो विलयन में विलायक भी होता है और विलेय भी होता है। तो विलायक का मोल बटे कुल मोल को मोल अंश कह सकते हैं, या विलेय के मोल बटे कुल मोल को भी मोल अंश कह सकते हैं। इसमें 1 से लिखा गया है। तो विलयन के 1 मोल में विलेय का जितना भाग रहता है उसे विलेय का मोल अंश कहते हैं। इसे कैपिटल X से सूचित करते हैं। जब विलेय का मोल अंश ज्ञात करेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। अगला सवाल है कि उदासीनीकरण ताप क्या है।
तो कोई ऐसा ताप जिस पर अम्ल की भस्मीयता मतलब अम्ल की शक्ति एवं भस्म की अम्लीयता मतलब भस्म की शक्ति समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, उस ताप को बोलते हैं उदासीनीकरण ताप। उस बिंदु को जिस पर अम्ल की भस्मीयता या भस्म की अम्लीयता समाप्त हो जाती है, उस तापक्रम को उदासीनीकरण ताप कहते हैं। अगला है हेनरी के नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखें। हेनरी के नियम को समझने के लिए देखा जाए तो यह बोतल में भरा हुआ पानी है, द्रव है, यहाँ तक पानी है, इसके ऊपर यह बोतल खाली है, इसमें ऊपर यहाँ तक गैस भरा हुआ है। अगर इस गैस के ढक्कन लगा दे तो क्या गैस जल में घुल गया? नहीं, लेकिन ढक्कन छोटा होता, इस पर दाब लगाते गैस अंदर की ओर दबता तो गैस जल में घुलता। हेनरी के नियम कहता है कि द्रव में जो गैस घुलता है उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। जो भी द्रव पदार्थ उसमें किसी गैस को घुलाना है तो उस पर लगाए गए दाब के बराबर घुलता है। इसका एग्जाम्पल होता है स्प्राइट या कोको कोला, जिसको अगर खोलते हैं तो उसमें से गैसें निकलती हैं और उसको हिला के खोल देते हैं तो कुल स्प्राइट बोतल से बाहर भाग जाती है। उसमें द्रव के साथ गैस मिली रहती है, इसलिए वो ऐसा होता है। लिखा है कि किसी भी द्रव में किसी गैस की विलयता उसके दाब के समानुपाती है। जैसे यह एक बर्तन है, इसमें इतना द्रव रखा हुआ है, इसके ऊपर में जो होगा वो गैस होगा, गैस इसमें घुल नहीं रहा होगा। लेकिन अगर इस बर्तन पर हम यहाँ पर दाब लगाना शुरू करें, दाबे ऊपर से इसको, तो यह खसक कर नीचे आएगा, मतलब जो गैस था वो द्रव में प्रवेश करेगा। यही हेनरी का नियम है कि द्रव में जो गैस प्रवेश करेगा उस पर लगाए गए दाब के बराबर होगा। उसके बाद है कि ऐसा प्रयोग से पाया जाता है कि गैस का जो आंशिक दाब है गैस के मोल अंश के समानुपाती है। यदि आंशिक दाब को P से एवं मोल अंश को X से सूचित किया जाए तो हमने दाब को लिखा है P से या मोल अंश को लिखा है X से, तो P समानुपाती X हो जाएगा। अगर समानुपाती तोड़ते हैं तो स्थिरांक लेंगे तो P बराबर KX प्राप्त होगा, जहां K स्थिरांक है। इसके बाद हेनरी के नियम की सीमाएं आते हैं। तो इसकी सीमाएं कहते हैं कि ताप एवं दाब न बहुत अधिक न बहुत कम रहना चाहिए, इसीलिए स्प्राइट या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स को समांतर फ्रिज में रखा जाता है। उसके बाद है गैस की विलायक में विलयता कम होनी चाहिए। जो गैस है वह द्रव में कम मात्रा में घुलना चाहिए। गैस की विलायक के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए। जो गैस है वह द्रव के साथ कोई क्रिया नहीं करना चाहिए। उसके बाद है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम जो होते हैं वाष्पशील विलयन के लिए होते हैं। विलयन दो प्रकार के हैं, वाष्पशील विलयन और अवाष्पशील। कोई ऐसा विलयन जिसमें वाष्प नहीं बनता हो वह अवाष्पशील है, कोई ऐसा भी जिसमें वाष्प बनता हो वह वाष्पशील है। जैसे जल वाष्प बनकर उड़ता है तो जल का विलयन जो होगा वाष्पशील विलयन होगा। तो जो राउल्ट का नियम है वाष्पशील विलयन के लिए है। क्या राउल्ट का नियम है? तो विलयन के किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब किसी भी ताप पर शुद्ध अवयव के वाष्प दाब एवं विलयन में उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर है। और सबको मानकर व्यंजक निकाला जाता है। व्यंजक निकलता है P बराबर PA0 प्लस XB बराबर PB0 माइनस PA0। यह राउल्ट नियम का व्यंजक है। अगला सवाल है कि समपराश्री विलयन या आइसोटोनिक विलयन क्या है? तो समपराश्री से देखा जाए, सम मतलब बराबर और पराश्री मतलब परासरण दाब। यदि दो विलयनों का परासरण दाब समान हो तो वह समपराश्री विलयन कहलाएंगे।
समान तापक्रम पर यदि दो विलयनों का परासरण दाब समान रहता है, परासरण दाब समान रहता है तो उसे समपराश्री विलयन या आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। परासरण दाब को पाई से सूचित किया जाता है, इसलिए ऐसा मानते हैं कि अगर पाई 1 बराबर पाई 2 हो और परासरण दाब पाई बराबर सूत्र होता है CRT, तो अगर इसका मान रखा जाए तो पाई 1 बराबर C1RT बराबर पाई 2 बराबर C2RT, RT से RT कट रहा है, पाई 1 बराबर पाई 2 बच रहा है। सांद्रता C को अगर मोलारता में व्यक्त करें तो मोलारता का सूत्र लिखेंगे। मोलारता ज्ञात होता है x बटे m हजार बटे v, इधर भी है x बटे m हजार बटे v। इसके बाद का क्वेश्चन है कि एजियोट्रॉफिक मिश्रण या समक्वाथी मिश्रण क्या है। तो समक्वाथी नाम से समझ में आता है कि समान क्वथनांक वाला विलयन। क्वथनांक उसे कहते हैं जहां पर कोई द्रव पदार्थ खौलकर गैस अवस्था में जाने लगे। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री C है, 100 डिग्री C पर जल खौलकर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाता है। तो अगर कोई दो पदार्थ का क्वथनांक समान हुआ, उसे मिलाकर विलयन तैयार किया जाए तो उस विलयन को कहते हैं समक्वाथी या एजियोट्रॉपिक विलयन। और एक बार मिला देने के बाद इसमें मिलाए गए पदार्थ को अलग अलग पृथक नहीं किया जा सकता है। उस मिश्रण को जिसकी क्वथनांक समान होती है उसे समक्वाथी या एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। इसे ज्ञात किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। जैसे 79.8% जल में 20.2% HCl डाल दिया जाए, एक बर्तन में दोनों को मिला दिया जाए तो फिर दोनों को अलग करना संभव नहीं है। या फिर 5% जल को 95% शराब के साथ मिला दिया जाए तो इसे भी अलग करना संभव नहीं है। या 68% नाइट्रिक अम्ल को 32% जल में मिला दिया जाए तो इसे भी पृथक करना संभव नहीं है, यह भी नहीं हट सकता। आगे सवाल है कि आदर्श एवं अनादर्श विलयन क्या है। तो विलयन की पहचान यहां से होती है कि एक राउल्ट का नियम होता है। तो कोई विलयन राउल्ट नियम का पालन करता है तो आदर्श विलयन होता है, और राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है तो वह अनादर्श विलयन होता है। तो अगर राउल्ट का नियम मान ले तो आदर्श है, नहीं मानता है तो अनादर्श है। उस विलयन को जो सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। जैसे नॉर्मल हेक्सेन है, नॉर्मल हेप्टेन है, ब्रोमोएथेन है, बेंजीन है, टॉलिन है, ये सब आदर्श विलयन है, राउल्ट का नियम मानते हैं। इसके कुछ आचरण भी हैं, जैसे विलेय पदार्थ अनअपघट। अनअपघट का मतलब है न टूटने वाला होना चाहिए। फिर इसमें दूसरा शर्त है कि विलयन तनु होना चाहिए। तनु विलयन का मतलब है कि 1 लीटर जल में 10 दाना चीनी डाल दिया जाए। विलयन मीठ नहीं लगेगा, लेकिन विलयन में मतलब जल में चीनी है, तो यह विलयन मीठा तो नहीं है लेकिन जल में चीनी है, तो यह है तनु विलयन। उसके बाद है कि विलेय एवं विलायक के बीच प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए, मतलब जो विलायक मिलाते हैं उसमें विलेय के साथ वह प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। फिर आ गया अनादर्श विलयन। तो उस विलयन को जो किसी भी सांद्रता पर राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, यह तीनों अनादर्श विलयन के उदाहरण हैं। अगला सवाल है कि अनुसंख्य गुण क्या है, इसके प्रकारों को लिखें।
तो किसी भी विलयन का दो गुण होता है, एक उसकी प्रकृति और एक कणों की संख्या। प्रकृति का मतलब है कि विलयन कैसा होगा। जैसे अगर हम जल में नमक घोल देते हैं तो विलयन नमकीन होगा। तो ये नमकीन उस विलयन की प्रकृति है। लेकिन कणों की संख्या, तो Na का एक कण है, Cl का भी एक कण है, Na प्लस और Cl माइनस, कण की संख्या दो कण है, विलय का दो कण है। तो कोई विलयन का ऐसा गुण जो उसके प्रकृति पर निर्भर न करके कणों की संख्या पर निर्भर करे, वह उसका अनुसंख गुण कहलाता है। जैसे तनु विलयन का वह गुण जो विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करता है परंतु उसकी प्रकृति से स्वतंत्र होता है, तो उसे अनुसंख्य गुण कहते हैं। तनु विलयन का 4 अनुसंख्य गुण हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन एवं परासरणी दाब। यह 4 जो है अनुसंख्य गुण के उदाहरण हैं। अगला सवाल है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है। जब भी हम किसी पदार्थ का विलयन तैयार करते हैं तो एक मोलल विलयन तैयार करने में जितना क्वथनांक में वृद्धि हो जाए उसे कहेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। जैसे नॉर्मल देखा जाए कि एक बर्तन में दूध लेकर उबाल रहे हैं, गर्म किए हैं, इसको दूध उबल रहा है। अगर इस दूध में ऊपर से चीनी डाल दिया जाए तो दूध का उबालना रुक जाता है, क्वथनांक में कमी आ जाती है। क्वथनांक प्राप्त करने के लिए विलयन को पुनः गर्म करना पड़ेगा, तब फिर यह खौलेगा। तो जितना वृद्धि हो जाए वही है इसका मोलल उन्नयन स्थिरांक। एक मोलल विलयन तैयार करने में क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी द्वारा सूचित किया जाता है। इसकी इकाई केजी प्रति मोल होती है। इसके बाद मोलरता से संबंध पूछा है तो डेल्टा टीवी समानुपाती होते हैं एम के, और यह छोटका एम का मान होता है x बटे एम और 1000 बटे W। इस एम को ज्ञात किया जाए तो यह सूत्र प्राप्त हो जाता है। अगला सवाल है कि उल्टा परासरण क्या है। तो पहले परासरण देखें कि परासरण क्या है। तो परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। विलायक के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, उसे परासरण कहते हैं। अगर इस पर हम उल्टा साइड दाब लगा दें तो विलायक के कण का प्रवाह निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर भी होने लगता है। इस क्रिया को उल्टा परासरण भी कहा जाता है। सांद्र विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जिससे परासरण की क्रिया उल्टा होने लगती है उसे उल्टा परासरण कहते हैं। इसमें सांद्र विलयन का विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर तनु विलयन में प्रवेश करने लगता है। इसको तस्वीर से देखा जा सकता है। इसका एक तस्वीर है। इधर जो विलयन है इसको तनु विलयन कहा गया था, में विलय की मात्रा बहुत कम है। इधर सांद्र विलयन है, इधर से दाब लगाया गया है, यह अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो इधर से इधर विलय के कण प्रवाह करने लगा है, तो इसे उल्टा परासरण कहा गया है कि सांद्र विलयन से कण का प्रवाह तनु विलयन की ओर होने लगता है। अगला सवाल है कि परासरण विसरण में अंतर। तो परासरण कहा गया है कि अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर, अगर अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर सांद्र विलयन से कुछ तनु विलयन की ओर जा रहा है
तो उसे परासरण कहा गया है। और विसरण है कि गैस जो आपस में मिल रही है वह क्रिया विसरण है। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध गैस मिल रही है। गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि भारी वस्तु नीचे होगा, हल्का वस्तु ऊपर होगा, जबकि यह नियम गैस पर लागू नहीं होता है। सभी गैस एक समान रूप से मिली हुई है, चाहे वो गैस हल्की गैस है चाहे वह भारी गैस है। तो विलायक के कण अर्ध पारगम झिल्ली को पार कर तनु विलयन से सांद्र विलयन में प्रवेश करता है तो वह परासरण कहलाता है। और गैसों के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध आपस में मिलने की क्रिया विसरण कहलाती है। परासरण क्रिया में अर्ध पारगम झिल्ली की आवश्यकताएं होती हैं, जबकि विसरण क्रिया में इस झिल्ली की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। परासरण क्रिया को हम बाहर से बल लगाकर रोक सकते हैं, जबकि विसरण क्रिया को हम बाहर से बल लगाकर नहीं रोक सकते हैं। इसके बाद का सवाल है कि असमान आणविक द्रव्यमान क्या है। देखिए, जब भी हम किसी पदार्थ का विलयन तैयार करते हैं तो विलयन में विलेय के कण का संयोजन या वियोजन होता है। मतलब विलेय के कण या तो जुड़ जाता है या टूट जाता है, जिसके कारण द्रव्यमान में कमी या वृद्धि हो जाती है। इसी घटे या बढ़े हुए द्रव्यमान को असमान आणविक द्रव्यमान कहते हैं। यदि वैद्युत अपघट का विलयन तैयार किया जाता है तो उसका प्रायोगिक आणविक द्रव्यमान सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान से अधिक होता है। अंतर होता है, उसे असमान आणविक द्रव्यमान कहते हैं। यह विलेय पदार्थ का विलयन में संयोजन या वियोजन मतलब जुड़ने या टूटने के कारण होता है। अगला सवाल है कि वान हॉफ गुणांक क्या है। तो किसी भी विलयन का जो प्रायोगिक अनुसंख्य गुणधर्म होगा एवं सैद्धांतिक अनुसंख्य गुणधर्म होगा, उसका जो अनुपात होगा वही वान हाफ गुणांक कहलाएगा। इसको स्मॉल आई से सूचित करेंगे। आई बराबर सूत्र होता है प्रायोगिक अनुसंख्य गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अनुसंख्य गुणधर्म। अंतिम सवाल है शॉर्ट का कि क्यों किसी द्रव में अउरणशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प में कमी हो जाती है। देखिए, अगर यह आपका द्रव है, इसमें ऊपर से कुछ मिलाए हैं और वाष्पशील है, उड़नशील है, तो यहाँ से कुछ कण को लेके उड़ जाएगा। तो कुछ कण लेके उड़ जाएगा, द्रव का कुछ कण कम जाएगा। जब कुछ कण कम जाएगा तो वाष्प का बनना भी कम जाएगा, वाष्प दाब में भी कमी आ जाएगी। जब किसी द्रव में उड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो द्रव के सतह से कुछ अणुओं को विस्थापित कर देता है, मतलब निकाल देता है, जिसके कारण वाष्प का बनना कम हो जाता है और वाष्प दाब में कमी आने लगती है। इसी कारण से वाष्प दाब घट जाता है। इसके बाद इस लेसन में कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं, लेकिन हम लोग इसका उत्तर अगले वीडियो में देखेंगे कि दीर्घ का कौन सा सवाल है और उसका क्या उत्तर है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दीर्घ उत्तरीय सवाल के साथ।